नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो दुनिया भर में बहुत पढ़ी जाती है। बिल्कुल। हमारे पास इसके कुछ मुख्य विचारों के नोट्स हैं और आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की सोच के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब असल में कियोसाकी के, आप कह सकते हैं, दो पिताओं की कहानी है। एक तो उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे पर सोच पारंपरिक थी, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। हाँ, पुअर डैड। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, वो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, औपचारिक शिक्षा कम थी पर बिजनेस और निवेश की समझ वो कमाल की थी। वही है रिच डैड। और यहीं से सोच का जो टकराव है वो शुरू होता है ना। बिल्कुल, ये टकराव ही इस किताब का, आप कह सकते हैं, दिल है। तो पुअर डैड का रास्ता क्या था? उनकी सलाह क्या होती थी? उनकी सलाह वही थी जो हम अक्सर सुनते हैं, अच्छी तरह पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक बढ़िया सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो। हाँ बिल्कुल, मेहनत से काम करो। ये एक परखा हुआ रास्ता है, समाज में ज्यादातर लोग इसी पर चलते हैं। इसमें जोखिम कम लगता है शायद। सुरक्षित, लेकिन शायद वित्तीय तरक्की की गुंजाइश भी सीमित हो जाती है इसमें। हाँ, ऐसा कियोसाकी का मानना है। अब रिच कैट को देखें तो हाँ, उनकी सोच वो तो बिल्कुल अलग थी, जैसा आपने कहा। एकदम अलग। उनका जोर स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा पैसे की समझ पर था, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं। अच्छा। उनका मानना था कि सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते रहना वो एक तरह का जाल है, जिसे वो रैट रेस कहते हैं, चूहा दौड़। हाँ, वही रैट रेस। मतलब सुबह उठो, काम पे जाओ, बिल भरो, फिर वही साइकिल। तो रिच डैड का इससे निकलने का रास्ता क्या था? उनका मूल मंत्र क्या था? उनका मूल मंत्र था संपत्ति बनाओ, एसेट्स। संपत्ति। अब ये शब्द तो हम सुनते हैं, लेकिन कियोसाकी के हिसाब से संपत्ति का मतलब क्या है? क्या ये बस घर, गाड़ी है? नहीं, यहीं पर वो एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। उनके लिए संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले बिना आपके हर वक्त काम किए। एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए किराए पर दिया हुआ घर जिससे किराया आ रहा हो, जी। या स्टॉक्स जिससे डिविडेंड मिल रहा हो, जी। या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे। अच्छा, तो ये हुई संपत्ति। तो फिर देनदारी क्या है? लायबिलिटी। देनदारी यानी लायबिलिटी इसका ठीक उल्टा है। वो हर चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपकी कार जिसके लिए आप लोन की किश्त भर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो बड़ा सा घर भी जिसका लोन और मेंटेनेंस आपकी आमदनी का बड़ा हिस्सा ले जाए। तो कियोसाकी ये कहते हैं कि अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं। हाँ, और मध्यम वर्ग अक्सर देनदारियां जमा करता है और उन्हें संपत्ति समझ लेता है, शायद जैसे महंगा फोन या बड़ी गाड़ी। बिल्कुल। यहीं पर वो बड़ा फर्क आ जाता है सोच का। ये समझना कि क्या चीज सच में आपकी दौलत बढ़ा रही है और क्या घटा रही है। ये तो काफी अलग नजरिया है पारंपरिक सोच से। हाँ, और यहीं पर वो वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। ये जानना कि पैसा काम कैसे करता है, निवेश क्या है, जोखिम कैसे मैनेज करें। सही। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए ये सीखना जरूरी है। ये रिच डैड की फिलॉसफी का बिल्कुल केंद्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नौकरी वाली मानसिकता है, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक जीना, उससे बाहर निकलना होगा। हाँ, और एक निवेशक या बिजनेस मालिक की तरह सोचना शुरू करना होगा। बिल्कुल। और ये आसान नहीं होता। ये जो माइंडसेट शिफ्ट है ना, हाँ, सोच बदलना, वही सबसे बड़ी चुनौती है। किताब इसी पर फोकस करती है। अपने डर को समझना, लालच को काबू करना, लगातार सीखते रहना, और शायद छोटे छोटे कदम उठाना। एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। अगर हम इसको समेटें तो इस किताब से मुख्य रूप से क्या बातें सीखने को मिलती हैं? पहली तो शायद यही कि संपत्ति और देनदारी का असली फर्क समझें। बिल्कुल, वो सबसे बुनियादी बात है। दूसरी, पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, निवेश करें। हाँ, वो रैट रेस से निकलने का तरीका। और तीसरी शायद लगातार सीखते रहना, वित्तीय ज्ञान बढ़ाते रहना, फाइनेंशियल लिटरेसी। एकदम सही कहा आपने। ये 3 मुख्य स्तंभ है, और जैसा श्रोत भी कहते हैं, ये किताब वाकई पैसे को देखने का आपका नजरिया बदल सकती है। ये उस पारंपरिक सलाह को चुनौती देती है कि बस अच्छी पढ़ाई और सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ है। ये बताती है कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए खेल के नियम अलग हैं। आपको सिस्टम का हिस्सा बनने के बजाय सिस्टम को समझना होगा। बिल्कुल, समझना होगा कि पैसा बनता कैसे है, काम कैसे करता है। ये उन लोगों के लिए तो वाकई आंखें खोलने वाली बात हो सकती है जो अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति से
मतलब खुश नहीं हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, जो सिर्फ महीने की तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहना चाहते, उनके लिए ये सोच के स्तर पर एक बहुत मजबूत नींव रखती है। सही। संक्षेप में कहें तो ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये वित्तीय आज़ादी की राह पर पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है, खासकर आपकी सोच को बदलकर। तो चलिए यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर संपत्ति बनाना इतना ही जरूरी है, तो आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम उठाया जा सकता है जिससे शायद ज्यादा पैसे लगाए बिना भी एक निवेशक की तरह सोचना शुरू किया जा सके? ये सोचने वाली बात है। छोटा सा कदम, पर शुरुआत तो हो।